हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग नया चैप्टर इल्यूमिनेशन शुरू करेंगे। इल्यूमिनेशन का अर्थ होता है प्रदीपन। अब प्रदीपन मतलब आप समझिए, प्रदीपन को अगर हम आम बोलचाल की भाषा में बोलें तो इसका मतलब होता है प्रकाश को फैलाना या फिर उजाला करना। जैसे कि सूर्य जो क्या कर रहा है, प्रकाश को फैला रहा है, तो इसको आम बोलचाल की भाषा में हम इसी को प्रदीपन कहते हैं। देखिए प्रदीपन होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका कोई भी प्रकाश स्रोत है। ये प्रकाश स्रोत ये एक कमरा है, या कोई प्रकाश स्रोत है, कोई एलईडी है या कोई बल्ब है। ये क्या कर रहा है, इस कमरे में प्रकाश को फैला रहा है। तो जो प्रकाश ये जो फैल रहा है इसी को हम एक तरह से इल्यूमिनेशन कहते हैं, यानी प्रदीपन कहते हैं। तो ये जो फैल रहा है, यानी मान लीजिए इतने एरिया में इसका प्रकाश फैल रहा है, तो ये जो प्रकाश की मात्रा जो आ रही है वो आपका ल्यूमेन है। तो ये आपका ल्यूमेन हो गया, इसको एफ से प्रदर्शित किया जाता है बटे में ये कितने एरिया में फैल रहा है, यानी कि जितने जो कोई प्रकाश स्रोत है वो किसी खास क्षेत्रफल में ही तो प्रकाश को फैलाएगा। तो उसी प्रकाश स्रोत में प्रकाश फैला रहा है, यानी कि क्षेत्रफल है। यानी कि आपको इल्यूमिनेशन को जो प्रदर्शित किया जाता है तो उसको जो है ई से प्रदर्शित किया जाता है और उसको एफ बाई ए लिखा जाता है। एफ का मात्रक होता है ल्यूमेन बटे मीटर स्क्वायर, और इसी का एसआई मात्रक होता है आपका लक्स। तो इसके दो मात्रक आपको होते हैं, एक तो होता है ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर, दूसरा होता है लक्स। अब बात करते हैं जब इल्यूमिनेशन यानी प्रदीपन को जब आपको परिभाषित करना हो तो इसको इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर ल्यूमेन की कुल संख्या प्रदीपन कहलाती है। और प्रति इकाई क्षेत्रफल मतलब हो गया जो प्रकाश है वो किसी क्षेत्रफल में ही पड़ रही होगी, उसका कोई निश्चित क्षेत्रफल होगा। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर ल्यूमेन की कुल संख्या, यानी कि जो आपका ये प्रकाश फैल रहा है उसकी कुछ मात्रा होगी, वो आपका ल्यूमेन की कुल संख्या वो आपका प्रदीपन कहते हैं। और ये यानी कि ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर इक्वल टू आपका लक्स। अब आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है समझने की ल्यूमेन क्या होता है। तो ल्यूमेन को मैं अब आप लोगों को आगे समझाने वाला हूँ कि ल्यूमेन आखिर में होता क्या है, उसको किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे ल्यूमेन की। क्योंकि ल्यूमेन जो है वो ज्योति फ्लक्स की एसआई मात्रक है। ज्योति फ्लक्स क्या होता है इसके बारे में मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। तो उसके पहले हम जान लेते हैं ल्यूमेन के बारे में सब कुछ। तो ल्यूमेन जो है वो ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक है, और इसको इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है कि प्रकाश स्रोत जो अगर एक कैंडल पावर का है, कोई भी आपका प्रकाश स्रोत हो सकता है, चाहे वो मोमबत्ती हो, एलईडी हो, बल्ब हो, या फिर सूर्य हो, या फिर कोई भी प्रकाश स्रोत, यानी कोई भी ऐसा पिंड जो आपको प्रकाश दे रहा हो, वो अगर आपका प्रकाश स्रोत है और उसकी शक्ति एक कैंडल पावर है, तो वो अगर किसी सॉलिड एंगल पर जितना भी ज्योति फ्लक्स प्रदान करेगा वही आपका ल्यूमेन कहलाएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी प्रकाश स्रोत अगर वो एक कैंडल पावर का है, कैंडल पावर मतलब हो गया या उसकी ज्योति शक्ति क्या होता है ये भी आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ, और साथ में आप लोगों को सॉलिड एंगल भी आगे बताने वाला हूँ कि क्या होता है। तो अगर आप कोई प्रकाश स्रोत है जिसकी शक्ति जो एक कैंडल पावर है, उसकी शक्ति एक कैंडल पावर है, और कोई प्रकाश स्रोत है जिसकी शक्ति एक कैंडल पावर है और वो किसी निश्चित इकाई घनकोण में जितना भी ज्योति फ्लक्स आपका प्रदान करेगा वही आपका ल्यूमेन कहलाएगा। तो देखिए ल्यूमेन को प्रदर्शित कैसे किया जाता है। तो ल्यूमेन को जो है यल एम से प्रदर्शित किया जाता है। ये मैंने गलत लिख दिया है, एल एम। ये आप ध्यान दीजिएगा, एल और एम दोनों को एक साथ लिखा जाता है, बीच में कभी गैप नहीं दिया जाता है, दोनों को स्मॉल में लिखा जाता है, इसको ल्यूमेन पढ़ा जाता है। तो इसको कभी भी आप लोग जब प्रदर्शित कीजिएगा तो ऐसे नहीं लिखेंगे, ये आपका गलत है, या फिर ऐसे लिखेंगे, ये भी आपका गलत है। आप ऐसे लिखेंगे एल एम, यही आपका सही है। तो आप ल्यूमेन को हमेशा ऐसे ही लिखेंगे। अब देखिए ल्यूमेन का परिभाषा मैंने अभी बताया कि ल्यूमेन जो होता है कोई भी प्रकाश स्रोत है
उस प्रकाश स्रोत की यदि आपकी एक कैंडल पावर क्या है या फिर और उसका सॉलिड एंगल का मात्रक आप जानते हैं स्टेट रेडियन होता है। तो सॉलिड एंगल यानी कि ओमेगा में जितनी भी ज्योति फ्लक्स आपका प्रदान करेगा वही आपका ल्यूमेन होगा। और ल्यूमेन तो आप जानते ही हैं कि ज्योति फ्लक्स की एसआई मात्रक है, मैंने आप लोगों को पहले बताया है। तो अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आखिर आपका ज्योति फ्लक्स क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। फिर आपका कैंडल पावर क्या होता है ये मैं बताऊंगा। आपका सॉलिड एंगल क्या होता है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये सब मैं सब कुछ इसी वीडियो में पूरा क्लियर करने वाला हूँ। आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है अभी तक आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं आप लोगों को आगे बताता जाऊंगा आप लोगों को समझ में आता जाएगा। अब इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आता है, ये न्यूमेरिकल में आता है। ये मैं आप लोगों को यहीं पे समझा दे रहा हूँ। ये आप लोगों का न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, लेकिन मैं यहीं पे समझा दे रहा हूँ कि न्यूमेरिकल में इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कुछ कम ही क्वेश्चंस आते हैं। तो जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे मैं यहीं पे आप लोगों को समझाते जा रहा हूँ। इस एग्जाम में क्वेश्चन ये आते हैं कि यदि कोई प्रकाश स्रोत एक कैंडल पावर का है और उसका जो संपूर्ण ज्योति फ्लक्स कितना होगा। तो याद रखिए अगर कोई प्रकाश स्रोत एक कैंडल पावर का है तो उसका संपूर्ण ज्योति फ्लक्स आपका हो जाएगा, एक कैंडल पावर का संपूर्ण ज्योति फ्लक्स आपका 4 पाई हो जाएगा, ज्योति फ्लक्स 4 पाई। ऐसे एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि कोई प्रकाश स्रोत है उसका ज्योति फ्लक्स 10 पाई है, तो वो प्रकाश स्रोत किसमें कैंडल पावर का होगा। तो आप जानते हैं एक प्रकाश स्रोत 10 पाई 4 पाई का होता है एक कैंडल पावर। तो कितने कैंडल पावर का है तो आप 4 पाई से भाग दे दें। तो इस प्रकार से अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अगर आपका कैंडल पावर दिया गया हो तो आप ज्योति फ्लक्स निकाल सकते हैं, और आपका ज्योति फ्लक्स दिया गया हो तब कैंडल पावर निकाल सकते हैं। आप दोनों में संबंध याद रखिएगा कि एक प्रकाश स्रोत अगर एक कैंडल पावर का है तो उसका संपूर्ण ज्योति फ्लक्स 4 पाई होगा, या फिर उसका उल्टा बोला जाए तो अगर एक प्रकाश स्रोत जिसका ज्योति फ्लक्स 4 पाई है तो उसका कैंडल पावर आपका 1 होगा। आप दोनों में सीधा उल्टा दोनों तरह से याद रखिएगा, क्योंकि आपके सीधे सीधे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि ये प्रकाश स्रोत अगर आपका 4 कैंडल पावर का है तो आपका संपूर्ण ज्योति फ्लक्स कितने का होगा। तो आप लोग बताइए कमेंट करके। तो यहाँ देखिए एक प्रकाश स्रोत 4 कैंडल पावर का है, 4 कैंडल पावर का एक प्रकाश स्रोत है, संपूर्ण ज्योति फ्लक्स यानी कि उसमें आपका 4 गुना हो जाएगा यानी कि 16 पाई का हो जाएगा। ऐसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक प्रकाश स्रोत जिसकी ज्योति फ्लक्स जो है आपका 12 पाई है या फिर 10 पाई है तो कितने ज्योति फ्लक्स, तो उसका प्रकाश स्रोत कितने कैंडल पावर का होगा। तो पूछा जा रहा है कि अगर वो 10 पाई का है तब 10 में 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2.5, यानी कि वो 2.5 कैंडल पावर का आपका प्रकाश स्रोत है। तो इस प्रकार से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। ऐसे आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन का 3-4 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप लोगों को एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। अब हम बात करेंगे ज्योति फ्लक्स। ज्योति फ्लक्स यानी कि इसको इंग्लिश में बुलाते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स। देखिए ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है, कोई भी आपका प्रकाश स्रोत है यानी कोई भी आपका पिंड है, प्रकाशीय स्रोत यानी कोई पिंड है जो प्रकाश जो है आपका उत्पन्न कर रहा है, तो 1 सेकंड में जितने भी आपका प्रकाश तरंग के रूप में ऊर्जा का विकिरण करेगा, यानी प्रकाशीय तरंग के रूप में जो प्रकाश के वो भी एक प्रकार का ऊर्जा ही तो है। तो प्रकाश जो एक प्रकार ऊर्जा है तो विकिरण कर रहा है, तो यानी एक तरह से प्रकाशीय ऊर्जा का विकिरण कर रहा है। यानी कोई प्रकाश स्रोत है वो 1 सेकंड में जितनी प्रकाश तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करेगा वही आपका ज्योति फ्लक्स कहलाएगा। अब ज्योति फ्लक्स को एफ से या फिर फाई से प्रदर्शित किया जाता है, यहाँ पे कैपिटल एफ या फिर फाई। इसको आप लोग याद रखिए, इसको आप स्मॉल एफ से नहीं प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल एफ से अगर आप प्रदर्शित करेंगे तो गलत हो जाएगा। स्मॉल एफ से फ्रीक्वेंसी प्रदर्शित किया जाता है या फिर आप फाई से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो इसका सूत्र हो जाएगा फाई इक्वल क्यू बाई टी। यहाँ पे आपका क्यू आपका कैपिटल में रहेगा, यानी कि क्यू जो है आपका कुल ऊर्जा है, विकिरण ऊर्जा, जितना आप ऊर्जा को विकिरण कर रहे हैं बढ़ते समय। यानी कि अगर आपका प्रश्न इस प्रकार से दिया रहा है कि कोई प्रकाश स्रोत है वो 10 मिनट में या फिर 15 मिनट में या फिर 10 सेकेंड में इतना जो है आपको ऊर्जा का विकिरण कर रहा है, यानी प्रकाश ऊर्जा का विकिरण कर रहा है, तो उसका ज्योति फ्लक्स की गणना कीजिए। तो आप क्या करेंगे, और जितना ही प्रकाश को ऊर्जा का विकिरण कर रहा है उसमें आप समय से भाग दे देंगे तो आपका ज्योति फ्लक्स निकल जाएगा। इस तरह से आप इस पर न्यूमेरिकल लगा लेंगे।
या फिर आपका समय दे दिया रहेगा और आपका ज्योति फ्लक्स दे दिया रहेगा और पूछेगा कि कुल कितना आपकी ऊर्जा का विक्रय किया जा रहा है, तो आप समय का और आप ज्योति फ्लक्स का गुणा कर देंगे तो आप कुल विक्रय ऊर्जा का आप गणना कर लेंगे। ऐसे अगर आपका विक्रय ऊर्जा पूछा जाए और आपका अगर ज्योति फ्लक्स और समय दिया रहे तो आप इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो आपका ऐसे ही मतलब आप एक ही सूत्र से अगर आप तीनों निकाल सकते हैं। यानी कि अगर आपका ज्योति फ्लक्स, विक्रय ऊर्जा और समय तीनों में से कोई दो पता हो तब आसानी से पक्षांतर करके इस पे न्यूमेरिकल्स आप हल कर सकते हैं। अब इसका मात्रा की बात कर लेते हैं। तो इसका मात्रा होता है ल्यूमेन, यानी विक्रय ऊर्जा या बटे समय बराबर आपका ल्यूमेन इसका मात्रक हो जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, ल्यूमेन को स्मॉल एलएम से प्रदर्शित किया जाता है, ये मैंने अभी आप लोगों को बता दिया है। अब इस पे एक तरह का और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है कि एक ल्यूमेन फ्लक्स का मान वाट में कितना होता है। एक ल्यूमेन फ्लक्स का मान 0.0016 वाट होता है। ये लगभग का मान लगभग 0.0016 वाट होता है। कई जगह आपको एग्जाम में 1.66 भी ऐसे भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा और कई बार आपको 0.0167 ये भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो आपको एग्जाम में जो भी ऑप्शन मिले इन तीनों में से आप लोग टिक लगा सकते हैं, आप लोगों का सही हो जाएगा। लेकिन इन तीनों में से आपको कोई एक ही विकल्प मिलेगा, बाकी के आपके विकल्प अलग अलग होंगे। तो ये आप लोग याद रखिए, आपका लगभग इतना होता है, एक्यूरेट नहीं होता है, लगभग में आप लोगों का इतना होता है। तो ये आपका हो गया ज्योति फ्लक्स। इसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कैंडल पावर। अब कैंडल पावर में कई लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एग्जाम में आप लोग से कैंडल पावर ना पूछ करके वो पूछ लेता है ज्योति शक्ति। एक बार हिंदी मीडियम वाले बच्चों से वो कैंडल पावर जब ज्योति शक्ति पूछ लेता है वो लोग समझते हैं कि ये तो हम लोग को पढ़ाया नहीं गया और वो प्रश्न को छोड़ के चले आते हैं। तो कैंडल पावर को ही ज्योति शक्ति कहते हैं, या फिर कैंडल पावर को कभी कभी कैंडल शक्ति ही लिख देता है। यानी कैंडल को कैंडल ही और पावर को हिंदी में शक्ति लिख देता है। तो इस प्रकार से एक प्रश्न पूछ लेता है और लड़कों को ये लगता है, यानी आप लोग को ये लगता है कि ये हम लोग को पढ़ाया नहीं गया है या फिर ये आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है, ये यहीं से क्वेश्चन आता है, बस आपकी भाषा को परिवर्तित कर दिया जाता है, पूछने का तरीका बदल दिया जाता है। तो ये होता है आपका, यहाँ से आपको क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए कैंडल पावर होता क्या है। कोई प्रकाश स्रोत द्वारा कोई निश्चित दिशा में सॉलिड एंगल पर जितने भी ल्यूमेन की संख्या का उत्सर्जन किया जाता है वही आपका कैंडल पावर होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई प्रकाश स्रोत है, प्रकाश को उत्पन्न कर रहा है। अब इस प्रकाश स्रोत द्वारा किसी निश्चित दिशा में, मान लीजिए किसी निश्चित दिशा में, ये कोई सी निश्चित दिशा में क्या कर रहा है, अपना प्रकाश स्रोत जो है अपना प्रकाश जो है ल्यूमेन को उत्सर्जित कर रहा है। तो ल्यूमेन को जब उत्सर्जित कर रहा है तो इसका कुछ एरिया भी होगा, ठीक। यहाँ से आपका कुछ एंगल बन रहा होगा इसका, यही आपका सॉलिड एंगल हो जाएगा। जितने एंगल पे ये आपका प्रकाश को उत्सर्जन कर रहा है, यानी कि जो आपका ये सॉलिड एंगल है और ये कुछ एरिया में फैलाएगा ल्यूमेन, यानी ल्यूमेन है तो वो कुछ एरिया में जाकर पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं केवल एक बिंदु पे जाकर वो पड़ जाएगा, तो वहां पे तो आपको कोई प्रकाश प्रदीपन तो होगा ही नहीं। प्रदीपन करने के लिए आपको कुछ एरिया होना चाहिए, यानी कि आपको एक सॉलिड एंगल बन गया। उस सॉलिड एंगल पे आपका प्रकाश का यानी ल्यूमेन का जब उत्सर्जन हो रहा है तो वो ये जो आपको उत्सर्जन जो होता है वही आपका कैंडल पावर कहलाता है। और इसको जो है आपको सीपी से प्रदर्शित किया जाता है। अब सीपी में सी और पी दोनों को कैपिटल में लिखा जाता है और इसका सूत्र हो जाता है सीपी को ल्यूमेन बट्टा ओमेगा, यानी कि ल्यूमेन प्रति ओमेगा या फिर ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन। ये ओमेगा जो है आपका सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल का मात्रक जो है स्टेरेडियन होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ल्यूमेन बट्टे स्टेरेडियन पूछ लिया जाता है क्या होता है। तो अगर आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है सीधे सीधे ल्यूमेन बट्टे स्टेरेडियन क्या होता है, तो ल्यूमेन बट्टे स्टेरेडियन आप लोग को पता होना चाहिए कि आपका ये कैंडल पावर होता है। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सॉलिड एंगल क्या होता है, जो आप लोगों को
तभी से कंफ्यूज हो रहा होगा कि सॉलिड एंगल क्या चीज है। तो मैं आप लोग बताने वाला हूँ सॉलिड एंगल क्या चीज है। अब मैं आप लोग पढ़ाने वाला हूँ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का मतलब होता है, हिंदी में इसका मतलब होता है घन कोण या फिर ठोस कोण। देखिए सॉलिड एंगल होता क्या है। देखिए यहाँ पे सॉलिड एंगल जो है वो आप लोगों के एक तरह से बीजगणित रेखा गणित से आया हुआ है। एंड कि तो पहले मैं आप लोगों को रेखा गणित से बता रहा हूँ कि रेखा गणित से एक बार आप समझ जाए, फिर मैं एक बार आप लोगों को इसको इल्यूमिनेशन यानी प्रकाश के तरीके से समझाऊंगा ताकि आप दोनों तरीके से आप समझ जाए। तो रेखा गणित का मतलब ये होता है कि आपके पास एक बिंदु है, इस बिंदु से आपकी दो सरल रेखाएं गई हुई है। एक बिंदु है, इस बिंदु से आपकी दो सरल रेखाएं गई हुई हैं। अब ये आपका जो इन दोनों का अंतिम बिंदु है, इन दोनों को अंतिम बिंदु को आप क्या कीजिए, मिला लीजिए। अब इनके बीच में कुछ व्यास बनेगा d, और इसका एक केंद्र बनेगा। और अब इसको आप मिलाने के बाद से इसका जितना आपका त्रिज्या बनेगा, इस त्रिज्या से आप एक वृत्त बना लीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब वृत्त बन गया तो यहाँ से इन सबको आप मिला लीजिए और एक पॉइंट को यानी कि ढक लीजिए। तो ये आपका सॉलिड एंगल बन गया। यहाँ से आपका जो कोण बनेगा इसको बोला जाता है सॉलिड एंगल। यह आपका रेखा गणित के माध्यम से हो गया। अब इसको प्रकाश के माध्यम से समझिए। मान लीजिए आपका कोई दीपक है, कोई बल्ब है, कोई एलईडी है। अब इसके ऊपर आपने रिफ्लेक्टर लगाया हुआ जो एक किसी क्षेत्र के एरिया में आपका प्रकाश को परिवर्तित कर रहा है। यानी कैसा नहीं कि प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है, किसी एक निश्चित एरिया में जा रहा है। तो किसी निश्चित, मान लीजिए वो एक यहाँ पे एक दीवार है या फिर कोई पर्दा इस पे हो जा रहा है, तो किस प्रकार से जाएगा, ऐसे जाएगा कुछ प्रकाश। ऐसे आपने इसको लगाया हुआ है तो यह प्रकाश आपका जाएगा। तो प्रकाश आपका जाएगा इस दीवार पे, तो इस दीवार पे भी कुछ निश्चित एरिया पे आपका ये प्रकाश जा रहा होगा। तो यहाँ से आपका जो कोण बनेगा वही आपका क्या होगा, ये जो कोण बनेगा ओमेगा वही आपका स्ट्रेट रेडियन यानी कि घन कोण होगा या फिर ठोस कोण होगा। तो ये आपका होता है सॉलिड एंगल। देखिए सॉलिड एंगल को परिभाषित कैसे किया जाता है। सॉलिड एंगल बराबर आपका होता है क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग। अब ये मान ये एक तरह से क्या बन रहा है, एक तरह से शंकु बन रहा है। शंकु बन रहा है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। और इसका त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या मान लीजिए r होगा तो r का स्क्वायर। तो ये आपका सॉलिड एंगल का सूत्र होता है क्षेत्रफल बटे के त्रिज्या स्क्वायर। तो ऐसे अगर आपका कहीं क्षेत्रफल दिया हो और त्रिज्या दिया हो तो और आपसे सॉलिड एंगल पूछ लिया जाए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि क्षेत्रफल दे दिया जाए और त्रिज्या दे दिया जाए और आपका सॉलिड एंगल पूछ लिया जाए, तो ऐसे आप निकाल ले सकते हैं। अब इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि सॉलिड एंगल मैक्सिमम कितना बन सकता है। यानी कि जो आपका ये सॉलिड एंगल है अगर आप इसको फैलाते जाएं तो मैक्सिमम आपका कितना बनेगा। मैक्सिमम जो सॉलिड एंगल पॉसिबल है, मैक्सिमम पॉसिबल सॉलिड एंगल वो आपका 4 पाई होता है। ये आप याद रखिएगा। ये अगर आपका एग्जाम अब तो एक एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आता है और उसमें सॉलिड एंगल पूछा गया, अगर उसमें ऑप्शन में कहीं भी 4 पाई से अधिक का ऑप्शन है तब उसको ऐसे ही पहले काट दीजिए, क्योंकि जो आपको मैक्सिमम पॉसिबल सॉलिड एंगल है वो 4 पाई है। अगर 4 पाई से ज्यादा विकल्प में दिया हुआ है मतलब जाहिर सी बात है वो आपका विकल्प गलत है, तो आप उसको पहले ही काट सकते हैं। बाकी जितने विकल्प बचेंगे उसमें आप देख सकते हैं। तो इससे एक आपको हेल्प हो जाती है। और कभी कभी एग्जाम में सीधे यही पूछ लिया जाता है कि मैक्सिमम पॉसिबल सॉलिड एंगल आपका कितना हो सकता है, ठोस कोण कितना हो सकता है, तो वो आपका 4 पाई हो सकता है। और इसका सूत्र याद रखिए, सॉलिड एंगल बराबर होता है
क्षेत्रफल बटे त्रिज्या स्क्वायर यानी कि सॉलिड एंगल बराबर होता है ए बटे के आर स्क्वायर, जहाँ ए जो है आपका एरिया है और आर जो है आपका रेडियस है। तो ये आपका सूत्र होता है। इस सूत्र को आप लोग याद रखिएगा। हिंदी में इस तरह से लिखा जाता है, इंग्लिश में इस तरह से लिखा जाता है। दोनों तरीके से आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी इंग्लिश में आ जाता है, हिंदी वाला आपका विकल्प देता ही नहीं है जब विकल्प देने की बारी आती है। तो आप दोनों तरह से याद रखिएगा, ताकि आप जैसे भी एग्जाम में आए आप इसको कर सकें। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है विकिरण दक्षता यानी कि रेडिएंट एफिशिएंसी। देखिए कोई भी पिंड है वो चाहे कितना भी कम तापमान पे है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ तापमान होता है। विज्ञान की भाषा में हम किसी भी तापमान को यानी किसी भी पिंड को हम ये नहीं कहते हैं कि वो ठंडा है, कि वो कुछ ना कुछ उसका तापमान है। जैसे हम कह दें कोई तापमान है, उसका टेम्परेचर -29 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये ठंडा है। लेकिन अगर कोई एक और पिंड है उसका तापमान है -30 डिग्री सेल्सियस, तो क्या है, तो ये भी तो ठंडा है। तो आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो इसलिए कहा जाता है कि कोई विज्ञान की भाषा में कोई भी आपका पिंड हो, चाहे उसका तापमान कितना भी कम हो, उसको गर्म ही माना जाता है। ये -29 डिग्री सेल्सियस है, -30 डिग्री सेल्सियस है। तो अब इसमें बात आती है कौन ज्यादा गर्म है कौन कम गर्म है। तो यहाँ पे ये ज्यादा गर्म है या आपका कम गर्म है। यानी विज्ञान की भाषा में आपका कोई भी वस्तु जो है, यानी कोई भी पिंड जो है वो ठंडी नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ गर्मी होती है। और ये जानते हैं कि कोई भी वस्तु जिसमें कुछ तापमान हो वो क्या करती है, वो आपका इंफ्रारेड तरंगे हर वक्त छोड़ती रहती है। यानी कोई भी आपका वस्तु हो, कोई पिंड हो, उसका अंदर कुछ ना कुछ आपका तापमान होगा, तापमान के कारण उसका कुछ ना कुछ इंफ्रारेड तरंगे आपकी हर वक्त निकलती रहेंगी। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरा शरीर का कुछ तापमान है, मेरे अंदर से भी कुछ ना कुछ इंफ्रारेड तरंगे निकल रही हैं। आप और जो आपका आजकल आप लोग हर जगह देख रहे होंगे, कहीं भी आप शॉपिंग मॉल में जाते होंगे, किसी दुकान में जाते होंगे, तो आपका टेम्परेचर ऐसा लगा के चेक करते हैं। तो आपका वो तो आप बॉडी को टच नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, आपके शरीर से जो तरंगे निकल रही होती है उन तरंगों को उस मीटर के द्वारा आपको रिसीव करके उनके द्वारा पता कर लिया जाता है कि उन तरंगों की मात्रा कितनी है। और उन तरंगों की मात्रा आपके टेम्परेचर पर निर्भर करती है। जितनी आपकी टेम्परेचर होगी उस अनुसार उसका भी उससे के द्वारा पता चल जाएगा कि आपका टेम्परेचर क्या है। तो इस देखिए अब आपका जितना भी आपका, जैसे देखिए एक है -29 डिग्री सेल्सियस एक पिंड का तापमान है, एक का है -30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये ज्यादा गर्म है ये कम गर्म है। तो यहाँ पर आप लोग एक बात याद रखिए, कोई वस्तु का टेम्परेचर अगर कम तापमान पे यानी कि वो कम गर्म है, तो उसमें से जो आपके तरंग निकलेंगे उन तरंगों की लंबाई ज्यादा होगी। यानी कि अगर कोई वस्तु कम टेम्परेचर पे है तो उससे जो आपके तरंग निकलेंगे उसकी तरंग की लंबाई आपकी ज्यादा होगी। अगर कोई दूसरा पिंड है या फिर वही पिंड है, कोई जो नहीं दूसरा पिंड हो, अगर वही पिंड है और उसका तापमान आप किसी भी माध्यम से बढ़ा रहे हैं, आप धूप में रख दें या फिर उसको आप किसी भी माध्यम से गर्म करके उसका तापमान बढ़ाएं, जब आप जैसे जैसे उसका तापमान बढ़ाएंगे तो उसके जो तरंग है उन तरंगों की लंबाई छोटी होती जाएगी। और जब आप उसका तापमान बहुत ज्यादा बढ़ाते जाएंगे तो उसके जो तरंगों की लंबाई है वो बहुत छोटी हो जाती है। और इतनी छोटी हो जाती है तो धीरे धीरे वो आपकी तरंगें जो है प्रकाश ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होने लग जाती है और उसमें से प्रकाश निकलने लग जाती है। इसको उदाहरण आप लोग देखे होंगे, आप लोग तार को जब गर्म करते हैं तो तार धीरे धीरे आपका क्या होता है, गर्म होकर के लाल हो जाता है, उसमें से आपका प्रकाश निकलने लग जाता है। या फिर आप लोहे देखे होंगे, लोहे को लोहा जब गर्म करता है तो धीरे धीरे वो गर्म होते होते बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तो वो भी आपका प्रकाश देने लग जाता है। यानी कि उसमें जो तरंग निकलने लगती है उन तरंगों की लंबाई जैसे जैसे आपका उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है उन तरंगों की लंबाई कम होती जाती है। जैसे जैसे तरंगों की लंबाई कम होती जाएगी वैसे वैसे उसमें से जो आपके जो प्रकाश जो है निकलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे विकिरण दक्षता की। विकिरण दक्षता क्या होती है, यहाँ पे आप देखिए कोई भी वस्तु जो गर्म है तो न तो पूर्ण रूप से प्रकाश देती है, उसमें से कुछ न कुछ लॉस हो जाती है, यानी कुछ न कुछ वो अलग रूप में चली जाती है। हो सकता है वो आपके हीट के रूप में चली जाए यानी गर्मी के रूप में चली जाए, या फिर आपके इंफ्रारेड तरंगों के रूप में उत्सर्जित हो जाए।
एक तरह से समझिए अब दक्षता होता क्या है। दक्षता ये होता है कि आपने कितना एनर्जी दिया, यानी कितना आपने इनपुट में लगाया और कितना आपने आउटपुट में पाया। तो कोई भी आपका विकिरण दक्षता जो है, कोई भी आपका पिंड जो है, वो उससे आपको क्या चाहिए। आप हम पढ़ रहे हैं इल्यूमिनेशन, यानी कि आपको यहाँ का प्रदीपन चाहिए, प्रकाश चाहिए। प्रकाश चाहिए तो आपको आउटपुट में क्या चाहिए, आपको प्रकाश ही चाहिए। उसके अलावा और भी आपको जो कुछ मिल रहा है वो आपके लिए किसी काम का नहीं है। तो जो आप उसके लिए किस काम का नहीं है, तो आपको क्या मिल रहा है, प्रकाश मिल रहा है। प्रकाश के रूप में उत्सर्जित ऊर्जा, जो प्रकाश मिल रहा है वही आपके काम का है। प्रकाश के रूप में उत्सर्जित ऊर्जा बटे में आपके और जितने भी कुल उत्सर्जित ऊर्जा, इसमें कुल उत्सर्जित ऊर्जा में प्रकाश ऊर्जा भी रहेगा। उसके अलावा आपके इंफ्रारेड या फिर आपके अल्ट्रावायलेट या फिर आपके हीट एनर्जी, जितने भी आपके ऊर्जा होंगे, वो कुल ऊर्जा, इन दोनों का अनुपात जो है आपका विकिरण दक्षता हो जाएगा। यानी विकिरण दक्षता क्या होता है, प्रकाश के रूप में उत्सर्जित ऊर्जा और उसके अलावा और जितने भी वो ऊर्जा जो उससे उत्सर्जित होते हैं लेकिन प्रकाश ऊर्जा के रूप में नहीं होते हैं, उनके अनुपात को ही आपको विकिरण दक्षता कहा जाता है, यानी कि रेडिएंट इफिशियंसी कहा जाता है। अभी मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले ज्योति फ्लक्स पढ़ाया था। ज्योति फ्लक्स क्या होता है, किसी प्रकाश स्रोत द्वारा जो आपके ल्यूमेन की संख्या है वो प्रति सेकंड किसी दिशा में जा रही है, वही आपका जो है आपका ज्योति फ्लक्स होता है। जब बात करते हैं ज्योति तीव्रता की, जो आपका ल्यूमेन फ्लक्स है वो किसी निश्चित कोण में, एक निश्चित दिशा में, एक सॉलिड एंगल पर जो आपके ज्योति फ्लक्स की मात्रा होती है वही आपका जो है आपकी ज्योति तीव्रता हो जाती है। जैसे मान लीजिए ये कोई प्रकाश स्रोत है, इस प्रकाश स्रोत द्वारा एक निश्चित सॉलिड एंगल ओमेगा स्टेट रेडियन पर जितने भी आपके ज्योति फ्लक्स आएंगे, वही ज्योति फ्लक्स आपकी ज्योति तीव्रता हो जाएगी। आप ज्योति फ्लक्स और ज्योति तीव्रता में अंतर ही समझ लीजिए कि जो ज्योति फ्लक्स है वो किसी निश्चित दिशा की बात नहीं करता, वो करता है संपूर्ण ल्यूमेन की संख्या की। जबकि ये जो बात करता है ज्योति तीव्रता, वो जो करता है ल्यूमेन की ज्योति फ्लक्स की मात्रा की, जो किसी निश्चित सॉलिड एंगल पर बन रही हो, वही उसकी ज्योति तीव्रता होती है। यानी किसी पिंड द्वारा, किसी प्रकाश स्रोत द्वारा किसी निश्चित सॉलिड एंगल पर प्राप्त कुल ज्योति फ्लक्स की संख्या यानी कि मात्रा आपकी ज्योति तीव्रता कहलाती है। अब देखिए ज्योति तीव्रता को आपको कैपिटल आई से प्रदर्शित किया जाता है। इसको हमेशा आप कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं, और कैपिटल आई से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये क्या होता है, ज्योति फ्लक्स जो है आपका ज्योति फ्लक्स की कुल मात्रा किस पे पड़ रही है, किसी निश्चित सॉलिड एंगल पर। सॉलिड एंगल की मात्रा क्या होता है, स्टेरेडियन। यानी कि जब का ज्योति तीव्रता जो है वो आपका क्या है कि किसी निश्चित दिशा में ज्योति फ्लक्स की कुल मात्रा किसी निश्चित सॉलिड एंगल पर, यानी कि ज्योति फ्लक्स बढ़ता है स्टेरेडियन। तो इससे आपका एक आपका मात्रक ये हो गया कि आपका जो ज्योति तीव्रता का एक मात्रक होता है ल्यूमेन फ्लक्स बटे के स्टेरेडियन। एक ये हो गया। अब कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ज्योति फ्लक्स बटा स्टेरेडियन किसके बराबर होता है। तो जो आपका ज्योति फ्लक्स बटे के स्टेरेडियन होता है, वो उसी को आपको कैंडेला कहा जाता है। इनकी एग्जाम में कोई कभी आपको ज्योति फ्लक्स होता है स्टेरेडियन देख करके आप उनको उसके जगह पे आपको कैंडेला मिलेगा। या फिर कहीं भी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। जब एसआई मात्रक पूछा जाता है तो एसआई मात्रक भी आपका कैंडेला हो जाता है। फिर आपको कैंडेला को आपको स्मॉल सी और स्मॉल डी से प्रदर्शित किया जाता है। अगर आप SSCD लिख देंगे तो आपका गलत हो जाएगा, या फिर कैपिटल सी और स्मॉल डी लिख देंगे तो भी आपका गलत हो जाता है। आपका स्मॉल सी और स्मॉल डी से आपको कैंडेला को प्रदर्शित किया जाता है। ये इसका तरीका होता है कैंडेला को लिखने का। और ये ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय यूनिट होता है ज्योति तीव्रता का।
तो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और आपको कोई डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं या फिर कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि इल्यूमिनेशन के कौन कौन से नियम होते हैं। इल्यूमिनेशन के बेसिकली 2 नियम होते हैं, ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग सेल्फ स्टडी करते रहिए।